बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं विकास पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति मौजूद हैं जिनका जीवन अध्यात्म, कला और साहित्य की गहराई से जुड़ा हुआ है, जिनका जन्म मां नर्मदा के सानिध्य में एक अस्पताल में हुआ और पालन पोषण ग्राम देवरी की सरलता और संस्कृति में हुआ, जिनका बचपन में ही श्री रामचरितमानस के पाठ और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले वर्तमान में वे एक कुशल थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं भुवांशु शर्मा जी आपका। कैसी रही आपकी सुबह आज की? बहुत बढ़िया विकास, नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। बहुत बढ़िया सुबह है और बहुत अच्छा एम्बियंस है जहां हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रकृति से भरा हुआ। जी जी। तो प्रकृति से लेकर बात निकली है, आपका जीवन भी देवरी ग्राम में गुजरा है, जो भी एक प्राकृतिक सौंदर्यता को दर्शाता है। तो थोड़ा बताइए वहाँ के बारे में। विकास, देवरी जो है वो वैसे पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन क्योंकि पिछड़ा गांव है, अब तो नगर हो गया है वो, लेकिन शायद वहाँ उतना ध्यान अभी तक सरकारों का गया नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे कि वो इतनी अच्छी जगह है कि एक तो वहाँ पे 3 डैम है जी। नर्मदा, और नर्मदा जी हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर है। और देवरी जो है वो प्रकृति ने अपनी गोद में ऐसे बसाया हुआ है कि एक तरफ एक टौरिया करके एक पहाड़ है छोटा सा, उसकी गोद में है, और एक तरफ विंध्याचल पर्वत है, और नर्मदा जी आप जानते हैं सतपुड़ा। तो 3-4 पर्वतों के बीच में जैसे माँ ने, प्रकृति माता ने गोद में लिया हो देवरी को, ऐसी हमारी जगह है। और अभी भी वहां पे सरलता है, लोगों में प्रेम है। और मेरे लिए तो इसलिए भी बहुत महत्व है कि मेरी कला यात्रा हो, आध्यात्म यात्रा हो या जीवन के संघर्ष हो, मेरे गांव और मेरे दोस्त विशेषकर जो मेरे गांव के ही हैं, उनका इतना सपोर्ट है जैसे एक परिवार। तो हम तो यही मानते हैं कि हमारा गांव हमारा परिवार है, प्रैक्टिकली। माँ नर्मदा और आपका कैसा जुड़ाव है? आप घाट जाते होंगे तो आप कैसा महसूस करते हैं? हम लोगों के लिए, जैसे आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, हमारे लिए जब हम माँ जोड़ ही देते हैं, चाहे वो हमारी गौ माता हो, चाहे नर्मदा मैया हो, और मैया में तो और वात्सल्य है, माँ के प्रति हमारा और भाव है, उनका ममत्व है। माँ का सच्चा प्रेम जो है ना, वो ऐसा लगता है, यदि आप माँ की गोद में है, बड़े हो गए तो हम माँ की गोद में व्यक्तिगत ऐसे तो जा नहीं सकते, लेकिन यदि हम डुबकी लगाते हैं नर्मदा मैया में, तो वास्तव में ऐसे लगता है जैसे माँ ने अपनी गोद में लाड़ किया। और प्राकृतिक रूप से वहां पे प्रकृति का सानिध्य जी, और मैं उसको शायद शब्दों में कह नहीं पाऊंगा, जो नर्मदा जी की मुझ पे कृपा कह सकते हैं, प्रेम कह सकते हैं, सब कुछ उन्हीं से है, सब कुछ उन्हीं से। जी जी। रामचरितमानस का आप बचपन से ही पाठ करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा पिताजी से रही या वहाँ के जो आसपास के जो मंदिर थे वहां से जुड़ाव रहा, तब से आपके अंदर रही? विकास, हमारे एक तो जहाँ मेरा ननिहाल है, कुंडाली करके एक ग्राम है, उसमें संभवतः जितना मुझे ध्यान है अभी 30-40 साल हो गए होंगे, अखंड रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। एक वो माता से संस्कार आया, मामा जी लोग रामचरितमानस का मतलब मेरे बड़े मामा तो हर शनिवार को पूरी रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उन्हें मुखाग्र है। अच्छा, मेरे दादाजी सुबह 5 बजे से मुझे उठा देते थे पढ़ने के लिए और खुद बैठ जाते थे अपने रामचरितमानस के पाठ पे। तो और हमारे गांव में एक रामचरितमानस की गोष्ठी चलती है, उसमें भी हमारे चाचा और सब परिवार जैसे ही लोग हैं, जो उन लोगों ने भी बचपन से वो संस्कार मुझे दिया। तो उसका चिंतन करते हैं वो लोग कि रामचरितमानस के 5 दोहों का पाठ और उसका चिंतन। तो वो चिंतन का संस्कार रामचरितमानस की जो गोष्ठी हमारे गांव में होती है उससे, और उसके पाठ का संस्कार माता से और दादाजी से, वो तो वहीं से आया है। बचपन में विशिष्ट भूमिका किसकी रही आपके जीवन में? जैसे कहीं में दोस्तों की होती, किसी में माँ की, पिताजी की, दादा की, आपके जीवन में कौन रहा? क्योंकि मैं संयुक्त परिवार में पला बड़ा हूँ, तो मैं किसी एक की भूमिका नहीं कह सकता जी। क्योंकि इवन मैं परिवार अकेले को नहीं जोड़ सकता। मेरी एक आंटी जी हैं, बिल्कुल माँ की तरह प्रेम दिया है। इवन मेरी पहली राखी मेरी सरिता दीदी ने बांधी, जो हो सकता है ब्लड रिलेटिव तो नहीं है, लेकिन मेरे घर के बाजू में रहती हैं, माँ जैसी आंटी जी हैं, चाचियां हैं पड़ोस में। तो पूरा मोहल्ला हमारा जो है वो 7 पीढ़ी ऊपर मुझे लगता है एक ही होगा। तो उन सबका बराबर स्नेह, माँ तो माँ होती है, फिर उसका तो कंपेयर कर नहीं सकते। इवन मेरे दादा दादी, संभवतः मैं यदि अपने हृदय के अंतस में देखूं तो बहुत गहराइयों से यदि मैं मानूं तो मेरे माता पिता
शायद उनसे भी अधिक प्रेम मेरे दादा दादी करते होंगे, और वो ये कहते थे कि ब्याज जो होता है वो मूलधन से प्रिय होता है। तो उनकी भूमिका और मेरे दादाजी का मेरे आध्यात्मिक संस्कार में, धार्मिक में और प्रेम वृत्ति में, कि प्रेम महत्वपूर्ण है संसार में, उस पे बहुत फोकस है। धर्म, राष्ट्र, इन सब पे दादाजी का संस्कार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है मेरे, इवन शिक्षा पे। तो उनका सभी है, सब मिलके बनाते हैं। आपकी स्कूली शिक्षा आई थिंक देवरी से ही? हाँ, देवरी से हुई। कौन से स्कूल से आप पढ़े हैं वहाँ? एक स्कूल है अभिनव गरिमा विद्या निकेतन, तो उससे पढ़ा हूँ मैं 9th के बाद, और उससे 9th से, और उससे पहले पढ़ा हूँ मैं एक शिवानंद विद्या निकेतन। तो वो बहुत ही, शिवानंद जो स्कूल है वो बहुत इंस्पायर्ड है सरस्वती शिशु मंदिरों से। तो उसमें आप ये देखेंगे, मे आई गो टू टॉयलेट नहीं होता था, आचार्य जी मैं लघु शंका जा सकता हूँ कि नहीं। तो वो संस्कार वहां से, और मोहल्ले में ही स्कूल था। उसके बाद जिस स्कूल में पढ़ा वो 12वीं तक, क्योंकि ऑप्शंस बेस्ट ढूंढे जाते, तो वहां से पढ़ा हूँ। तो स्कूलिंग देवरी से है। आप शिशु मंदिर स्कूल से पढ़े हैं? मैं भी... नहीं, शिशु मंदिर स्कूल नहीं था वो। अच्छा, अच्छा। लेकिन शिशु मंदिर से प्रेरित स्कूल था, पूर्णता। हाँ, मतलब विचार कह सकते हैं, विचार परिवार का स्कूल था। आपके बचपन के कुछ दोस्त होंगे जिनके साथ आप बहुत गहन आज भी होंगे, जो बचपन में स्कूल के समय, तो ऐसे कुछ दोस्त बताइए, या उनके कुछ किस्से हैं? मैंने अपने जीवन में कई बदलाव देखे, विकास, इवन संबंधी बदले, चीजें बदली, परिस्थितियां बदली, लेकिन मेरे दोस्त नहीं बदले कभी जी। और मेरा सहोदर जो वैसे तो हम सभी सहोदर हैं, आप भी सहोदर हैं, भारत माता में आप, हम सब भारत माता के पुत्र हैं, लेकिन जो मेरे मूल दोस्त हैं 7-8 हैं जी जी। अभिजीत, भावेश, अजय, आनंद, संतोष, राजकुमार, सुरजीत, और एक आध को हो सकता है मैं भूल जाऊं क्योंकि एकदम गिनते में, लेकिन इनसे बाहर, रितेश, इनसे बाहर मेरा कोई दोस्त नहीं रहा। इवन अभी मैंने जो घर भी लिया है, तो एक भावेश मेरा दोस्त है, तो हम लोग KG1 से साथ हैं, और हम सभी की यात्रा ऐसी। और दोस्त क्या, मैं दोस्त कह भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये कुछ अलग है मेरे कारण, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार में हुआ, तो नॉनवेज अपने यहाँ नहीं चलता था। तो मेरे दोस्त नहीं खाते। इवन हमारे पूरे फ्रेंड सर्कल में मैं गारंटी लेता हूँ कि शराब और सिगरेट ये कोई नहीं पीता। और मैं आपके दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि जो चीजें हमारे शरीर को हार्म करती हो, हमें प्रयास करना है कि वो हम ना खाएं पिए। तो वही दोस्त हैं जो आज तक है, जीने के साथ मरने तक मुझे लगता है वो रहेंगे। भोपाल कब आना हुआ आपका? भोपाल में आया हूँ 2012 में। वैसे मेरे मामा यहाँ रहे हैं, तो बचपन से आना जाना तो था, लेकिन सेटल हो गया हूँ 2012 से, जो यहाँ आया हूँ फिर लौटा नहीं। तो आप भोपाल आके कैसा लगा कि ठीक है, ये भी ममियारा है तो अच्छा तो लगता ही है। अपना गांव तो अपना गांव होता है, लेकिन ममियारा अधिक प्रिय होता है। और इस शहर ने जो मुझे दिया है वो अनकम्पेरेबल है। इस शहर ने मुझे गढ़ा है, विकास। आप जब भोपाल आए थे तो आपका पढ़ने में ज्यादा मन लगता नहीं था, आप डिग्रियां बदलते थे, इस कॉलेज उस कॉलेज, ऐसा क्यों? विकास, अभी मैं जब यहाँ आ भी रहा था तो मेरी पत्नी से एक संवाद चल रहा था कि यदि आपने विभक्तियां याद की हो संस्कृत में, तो बचपन में मुझे याद नहीं होती थी, क्योंकि मेरा एक खुद से संघर्ष चलता था। तब इतना समाज में ज्ञान नहीं था। समाज में ज्ञान होगा लेकिन हम तक नहीं पहुंच रहा था। नेट नहीं था, जैसे आप पॉडकास्ट से पहुंचा रहे हैं जानकारियां, वो जानकारियां नहीं आ रही थी। तो बच्चों को क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो जानकारी नहीं थी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कोई चीज क्यों करना है, उसके पीछे रीजनिंग। तो जिस उम्र तक, आयु वर्ग तक मुझे रीजनिंग से मेरे परिवार वाले या टीचर संतुष्ट करते रहे, मैं ठीक था पढ़ने में। उसके बाद मुझे लगने लगा कि क्यों, ये क्यों। और मुझे यदि जानकारी होती कि आर्ट में ऐसे कोर्सेज हैं, थिएटर में कोर्स होते हैं, म्यूजिक में कोर्स होते हैं, इसमें करियर बना सकते हैं, आप कोशिश तो पढ़ तो सकते हैं, वो मुझे जानकारी नहीं थी। तो जो मेरी अरुचि की चीजें थी वो भी मुझे पढ़ना होती थी, क्योंकि पढ़ना होती थी। आप आए थे जब भोपाल कॉलेज में, तब भी कविताएं कुछ लिखते थे? हाँ, कविताएं तो मैं लिखता हूँ, 9वीं कक्षा से लिखता हूँ। अच्छा। लेकिन क्योंकि अरे चल तू क्या लिखेगा, अरे क्या लिखा होगा, ये कह देते थे अधिकांश लोग। लेकिन उसमें भी आपको बताऊं, मैंने एक कविता लिखी, मेरे दोस्त लोग बैठे थे, एक टीचर थे। टीचर्स थोड़े कुछ सभी अच्छे नहीं मिले मुझे, कुछ अच्छे मिले लेकिन कुछ बहुत ही बुरे मिले। तो वो एक टीचर थे, तो वो पढ़ा रहे थे, मैंने कविता लिखी, तो उनने उसको बहुत रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्तों ने किया।
उन्होंने कहा भाई, मेरे दोस्त मुझे इतना प्रेम करते थे कि जैसे मैं उनका कोई राजकुमार हूँ, संभाल के चलाने के लिए, प्रेम करने के लिए। तो वहां से मैं लिखता था, लेकिन मैं लिख के रख लेता था, संभाल के भी नहीं रखी मैंने। लेकिन जब बड़ा हुआ और पिताजी का सपोर्ट मिलने लगा, पिताजी देखते रहते थे क्या कर रहा है, दादाजी बहुत अप्रिशिएट करते थे, मेरे बड़े ताऊ जी जो मेरे गुरु भी हैं वो अत्यधिक अप्रिशिएट करते थे। तो उससे फिर मुझे समझ में आया, नहीं यार लिखना चाहिए, किसी को, किसी के लिए नहीं, अभिव्यक्ति मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो लिखने लगा फिर मैं। अब कभी की बात निकली है तो कुमार विश्वास को आपने तब भी सुना होगा। हाँ। और आप अब भी सुनते हैं, तो क्या आपको लगता है बदलाव, किस कारण उनमें इतना बदलाव आया? नहीं, विकास मैंने जो है, कुमार विश्वास को मैं जानता तो नहीं था पहले। हाँ। लेकिन मेरे बड़े भैया एक कविता सुनते थे, बुआ के बेटे, वो जो कुमार विश्वास की सबसे प्रसिद्ध कविता है, कौन सी है ना, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रही। हाँ, उनकी जो सबसे प्रसिद्ध कविता है वो इंटरनेट पे आती थी, अभी हमको याद नहीं आ रही है। लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन से मैं बहुत, आप भी होंगे, सभी हमारे आयु वर्ग के लोग प्रभावित थे। तो उसमें कुमार विश्वास को जब मैं सुनता था और बाद में सुनने लगे, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत प्रभावी शख्सियत है। तब उन पे रुझान आया, फिर वो पॉलिटिक्स में आए, जो भी आए। लेकिन मुझे उनकी एक चीज अच्छी लगती है, उनने अपने मेन को कभी नहीं छोड़ा। वो पॉलिटिक्स में भी गए, समाज में भी गए, क्रांति भी आई उनमें, वो प्रोफेसर भी थे, लेकिन उनका जो बाल्यकाल से मेन था कविता, उस कविता को नहीं छोड़ा। ये मैं मानता हूँ सबसे सिद्ध चीज यही है, आपके मूल को मत छोड़िए। आध्यात्म कहते हैं ना, पहले मूलाधार की तपस्या करिए, मूल स्थितो ब्रह्मा जी। मुझे भी यही लगता है, जो भी व्यक्ति अपने मूल को नहीं छोड़ेगा, वो सांस्कृतिक हो, उसका स्वभाव हो, हर चीज में मूल को पकड़ के रखिए, काम बन जाएगा। आज देखिए आप उन्हें, अपन लोग तो कुछ नहीं है, वो तो संसार के सबसे प्रसिद्ध और महंगे कवियों में से एक। भोपाल में एक रोज ऐसी दुर्घटना होती है आपके साथ जो आपके पूरे जीवन को बदल के रख देती है, क्या होती है वो? फिर उसके बाद ही आपका थिएटर में ज्यादा दिलचस्पी होती, क्या थी वो? जो बहुत क्लोज सर्कल के हैं वो लोग ये जानते हैं कि भोपाल में तो नहीं, वो हुई थी थोड़ा दूर हुई थी भोपाल से। हम लोग गांव से आ रहे थे मम्मी को लेके, मामा जी यहीं रहते थे, उनके साथ मम्मी को लेने गया था मैं। तो जब हम लौट रहे थे भोपाल, तो जंगल में गाड़ी पंचर हुई, हमने उतरे, इतने में हम पे 13 लोगों ने अटैक किया, डाकू लुटेरे जो भी थे वो। तो उस घटना में मम्मी की शक्ति कह ले, छाते से भी लड़ी वो, और परमात्मा की कृपा से, परमात्मा ही की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा से हमें कोई क्षति नहीं पहुंची ऐसी गंभीर। लेकिन मामा जी बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए, मेरा भी दांत टूट गया, ये होंठ फट गया। तो उस घटना से, और मामा जी तो मृत्यु समीप चले गए थे, इतनी कठिन स्थिति थी। परमात्मा की कृपा से आज सभी स्वस्थ हैं, सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं और स्वस्थ हैं। उस घटना ने जब मृत्यु को इतने पास से मुझे दिखाया, क्योंकि उससे पहले तक कहीं कोई ऐसी घटना हुई नहीं थी जिसने बहुत प्रभाव डाला हो, तो जब मृत्यु को इतने निकट से देखा, तब समझ में आया कि ये सच में पानी का बुदबुदा है जीवन। तो अच्छे से, और जो मन में है, जो किसी को हार्म ना करता हो, ऐसा सभी अच्छा कार्य मन का किया जाए, क्या बुराई है उसमें। तब सब कुछ, और कुछ नहीं करूंगा, केवल आर्ट, आर्ट और आर्ट। और मैं इसको डिवाइड भी नहीं करता कि थिएटर ये वो, डांस के ये अलग वो। यदि आप सृजन करते हैं, यदि आप कला से जुड़े हैं, या आप कोई भी माध्यम से सृजन करते हैं, तो आप वो कर रहे हैं जो प्रकृति करती है। प्रकृति भी सृजन करती है, माँ भी सृजन करती है बच्चे का। तो यदि आप सृजन से जुड़े हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, आप आनंदित रहेंगे। आपके पास 2 रोटी होंगी खाने, लेकिन आप आनंदित होंगे, वो पच जाएंगी, लग जाएंगी शरीर को। आर्ट क्या है, मतलब सरल शब्दों में, आर्ट तो कुछ है ही नहीं, वो तो प्रकृति द्वारा किया गया सृजन को देख के मनुष्य ने जो सृजन करने की कला को सीखा है, वह आर्ट है। अच्छा, मैं शब्दों में भी नहीं फंसता कि अंग्रेजी में आर्ट ये है, हिंदी में आर्ट ये। देखिए आप कला बोल के देखिए, आप कितना मधुर शब्द है कला, कितना कौमार्य सा है, उसमें प्रेम सा है, घूमे घूमे शब्द है कला। कला। अब देखिए आप, कला में भी कला है, कला बोलने में भी कला है, और कला जैसी भी हो संसार में। इवन आप देखेंगे कि ये बॉटल्स रखी हैं, ये हमारे एजेंट जैक्स करके जो भी हैं, ये इन्हें जिसने व्यक्ति ने ये रखी है, उसने कुछ श्रृंगारित रूप से इसको यहाँ सजाया है।
मतलब उसने भी एक कला का सेंस तो है। अब कला को जीवन में जोड़ के और हर चीज में कला ढूंढना, फिर आप कला के प्रेमी हो गए। आपको एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? थिएटर आर्टिस्ट के रूप में सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक स्थिति होती है, क्योंकि आपका पूरा जीवन आनंद से भरा हुआ है। जब आप कला का कोई भी कार्य करते हैं थिएटर का, तो थिएटर में क्या फायदा है विकास, कि ये कई माध्यमों से जुड़ के बना है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी आप हर कला के बारे में वहां से पढ़ लेते हैं। एक थिएटर आर्टिस्ट होगा वो कई चीजों के बारे में आपको बता सकता है समग्रता में। हमें गुरु भी ऐसे मिले जो समग्रता में चीजें सिखाते थे। तो जब आपको ऐसा माध्यम मिलता है तो आप प्रसन्न रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जीवन में। बस आर्थिक तंगी बनी रहती है, आर्थिक समस्याएं आती हैं, क्योंकि इसमें अभी गवर्नमेंट ने या हिंदी थिएटर में उतना रोजगार है नहीं अभी, तो आर्थिक अक्षमता तो आती है। बाकी मुझे नहीं लगता कोई समस्या, बाकी तो जीवन मन मस्त फकीरी धारी है। अपने गीत हैं ऐसे कई, मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन जय जय भारत। अच्छा। तो हम वो भारत भी तो देखिए कला ही है, भाव राग ताल, वाह। अच्छा, गीत से आए तो आप भी गीत लिखते हैं, तो मैं चाहूंगा एक आध गीत आप सुनाए हमें। हाँ, मैं पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, बड़ा हो जाएगा वो। मैं आपको, आप कैसा सुनना चाहेंगे? मैं आपको एक गीत ऐसा सुनाता हूँ जो हमारी संस्था, जो हम कृष्ण मंडली एक संस्था चलाते हैं, उसका ध्येय गीत भी कह सकते हैं हम। हमारे जीवन को भी हम उसी में मानते हैं। पढ़ के इसलिए बोलूंगा, मुझे याद रखने में दिक्कत होती है चीजें। प्रेम ही प्रेम जहां में फैले, उस संसार की रचना करो। प्रेम ही प्रेम जहां में फैले, उस संसार की रचना करो। द्वेष का दंश जहां ना फैले, उस संसार की रचना करो। प्रेम ही प्रेम की, प्रेम ही प्रेम की कलियां महके। नए नवजात शिशु जो हैं, हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, वो कलियां हैं। प्रेम ही प्रेम की कलियां महके, उस बगिया, हमारा देश, उस बगिया की रचना करो। प्रेम प्रेम ही प्रेम के गीत लिखो तुम, प्रेम ही प्रेम की राग रचो। प्रेम ही प्रेम जहां में फैले, उस संसार की रचना करो। संसार हमारा, आपका, मेरे से संबंधित जितने दायरे हैं, जिन लोगों को मैं जानता हूं, मेरा संसार तो वहीं से मट गया ना। उस संसार में प्रेम हो, और ये प्रेम वो प्रेम है जो हमारे कृष्ण कहते थे, जो हमारे राम कहते थे, जो हमारे सनातन में प्रेम की परिभाषा, ये वो प्रेम है। ये आई लव यू वाला प्रेम तो है ही नहीं, वो तो एक क्षणिक भाव है। उससे व्यापक प्रेम, जो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति वाला जो प्रेम है, वो प्रेम समाज में, संसार में फैले, ऐसी कामना है। हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। थिएटर के दौरान कभी आपने एक ऐसा कैरेक्टर निभाया जिसने आपके व्यक्तित्व को बदल के रख दिया या इतना प्रभावित किया हो? जब मैंने शुरुआत करी उस समय, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था थिएटर क्या है, और प्रोफेसर सतीश मेहता जी मेरे पहले गुरु हैं थिएटर में जी, उनने मुझे पहला चांस दिया, तो एक रोल दे दिया। तो मुझे कभी हेजिटेशन थी नहीं, क्योंकि मंच पे प्रस्तुतियां तो देता रहा हूँ पहले भी, थिएटर करने से पहले। तो जब मैंने रोल्स किए तो मैं उसको गहराई से नहीं समझता था जी। एक कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर ही था एक्टर का। लोअर डेप्थ एक प्ले है मैक्सिम गोर्की का। उस एक्टर की जर्नी गरीबी में कैसे वो अपने आप को सस्टेन कर रहा है, और उस नाटक के दौरान वो पात्र मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो जब मैं खुद को पुश करता था, और वो थोड़ा मेलोड्रामेटिक शेक्सपियरन एक्टर था वो, तो वो पात्र की जर्नी जो मुझे मृत्यु तक बनाना थी,
उसको बनाते समय फेक बहुत होता था मुझसे। तो मैं पूरी कोशिश करता था कि ऑडियंस को समझ में आएगा नहीं आएगा ये बात नहीं है, कोई टीचर कहेगा कहेगा नहीं कहेगा ये बात भी नहीं है, मुझे अपनी जर्नी को मृत्यु तक ले जाना है। कैसे कोई खुद को आत्महत्या तक कन्विंस करता है, उतना क्या मैं अपनी बॉडी को जाने दे पा रहा हूँ, वह अंत में यात्रा है क्या, वो ले जाना मेरे लिए जी बहुत टफ था। और क्योंकि वो आपके, जब आप कोई पात्र को ज्यादा देर तक करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, लंबे समय तक दिन में प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी डेली रूटीन पे असर नहीं डालता, उससे आपके मन पे, आपकी इवन हार्ट रेट पे असर पड़ता है यदि आप अच्छे से कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है टफ था। क्या लगता है आपको कि थिएटर से समाज में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, या क्या थिएटर का प्रभाव समाज पे पड़ता है? दो कारण है विकास इसके। एक, थिएटर की प्रस्तुति से समाज पे असर डालना। जी दूसरा, थिएटर में लोगों को लाके असर डालना। जैसे अब थिएटर की प्रस्तुति से कैसे असर डलेगा, जब कोई कलाकार कुछ बोलना चाहता है तो उसके पास दो माध्यम है, या तो माइक पे आके आपके पॉडकास्ट पे बोले, कहीं बोले, कुछ करे। उससे ज्यादा सशक्त माध्यम उसके पास है, जी वो जो कहना चाहता है वो मंच पे प्रस्तुत करे। जब वो मंच पे अपनी बात को प्रस्तुत करता है तो वो जो कहना चाहता है, जी जो समाज को बदलने के लिए कलाकार के भाव में, वो ही होगा। साहब, भारत में पहले जिस विचार के लोग रहते थे वैसा रंगमंच अधिकांश हुआ। फिर रंगमंच राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से बदलता चला जाता है, क्योंकि जो कहना चाहता है वही तो कहेगा, लेखक जो कहना चाहता है वही कहेगा। उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, पूरा परिवर्तन नहीं पूरा होगा। बर्तन। ठीक वैसे ही आप नाटक के माध्यम से, अच्छा नुक्कड़ नाटक इसके लिए बहुत बड़ी ताकत है कलाकार की। कलाकार को किसी से लड़ना है तो हाथ पैर से थोड़ी लड़ सकता है। कलाकार को कभी कुछ कहना है, जब उसकी बात नहीं सुनी जा रही और मंच पे ऑडियंस नहीं आ रही, जी भाई आपको हॉल ही नहीं मिलेंगे, तो आपके पास फिर एक शस्त्र बचता है, वो है नुक्कड़ नाटक। समाज में ही चले जाओ, समाज यदि आपके पास नहीं आ रहा तो आप समाज में चले जाओ। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, कला में जब लोग आएंगे, थिएटर में जब लोग आएंगे तो उसमें कैसे परिवर्तन आता है आप वो देखिए। कई बच्चे ऐसे आते हैं, जब मैं भी कक्षा चलाता था तब भी मैंने अपने गुरुओं के पास भी देखा, जो बहुत संकोची स्वभाव के हैं, जिन्हें बोलना नहीं आता। कई बच्चे हैं जो ग्रामीण अंचल से आए हैं और उनको भाषा दोष है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें माध्यम नहीं मिल रहा। वो कहना चाहते हैं, उन्हें फूटने की शक्ति नहीं मिल रही। कुछ है जिनकी आवाज खराब है, कुछ दोष जो है वो बायोलॉजिकल भी है। उन सबको यथासंभव सुधारने का कार्य रंगमंच में हो जाता है। तो ऐसे कई बच्चों को आप सुधार सकते हैं। कई लोगों के जीवन बदल गए विकास, कई लोगों के जीवन बदल गए रंगमंच में आके। जो कांपते थे मंच पे वो भाषण देने लगे, जो गाने से डरते थे वो गाने लगे। ऐसे कई लोग हैं ये समाज में, और ये स्लो है। ये परिवर्तन ज्यादा लोगों पे इसलिए नहीं हो सकता कि रंगमंच की एक कक्षा में आदर्श स्थिति में 5 से 10 लोग होना चाहिए, जिससे आप एक एक बच्चे की मनोदशा पे काम करो। ये बॉडी नहीं है कि आपने एक साथ कर दी, बॉडी दिखती है, आवाज भी सुनाई देती है, मन को तो पढ़ना होगा ना। तो मन पे जब काम होता है रंगमंच पे तो वो बहुत बारीक काम है। और आपको मैं एक चीज बताऊं, जो बच्चे तो नहीं कहूंगा लेकिन जो युवा मेरे साथ मेरे ग्रुप में काम करते थे कृष्ण मंडली में, उसमें ऐसे लोग भी थे जो मुझसे वो बातें शेयर कर गए जो उन्होंने अपने माता पिता से ना की होंगी, कभी भाई बहन से ना की होंगी। तो रंगमंच एक व्यापक परिवार बनाता है और ऐसा बॉन्डिंग बनाता है। वो लोग जब तक जीवित है मुझे याद रखेंगे, मैं जब तक जीवित हूं उनको याद रखूंगा। और इसमें गोपनीयता की शर्त है। मैंने जो अपने गुरुओं से साझा किया है वो गोपनीय रहेगा, जो मुझसे लोगों ने किया है वो मरते दम तक गोपनीय रहेगा। तो ये दो परिवर्तन आपको मैंने बताए, एक समाज में जो कहना है उससे उनके मानस पे असर डाल के, और दूसरा लोगों को अपने से जोड़ के उनको प्रशिक्षित करके उनके अंदर के दोष नहीं कहेंगे, उनके अंदर जो उनको लग रहा है कि ये चीज थोड़ी शायद अलग है, उसको ठीक करके उनको समाज में वापस ले जाना। व्यक्तित्व निखार के लिए थिएटर कितना जरूरी है? बहुत अत्याधिक। इवन कई लोग इस पे सरकारों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप डांस सिखाते हैं। देखिए सभी कलाएं व्यक्तित्व का निखार करती हैं, लेकिन जिस वाचालता की वर्तमान युग में आवश्यकता है वह आपको रंगमंच से बहुत आसानी से मिल जाएगी। बच्चे डांस कर रहे होते हैं, अच्छा देखिए आप बच्चों में एक कंपटीशन की भावना आपने देखी होगी, डांस गाना। स्कूल में पेरेंट्स, मैंने कई ऐसे टीचर से मिला
जिसमें पेरेंट्स ही कहते हैं कि साहब मेरे बच्चे को आप ये रोल दीजिए, मेरे बच्चे को आप इसमें आगे बढ़ाइए। ये सारी भावनाएं, द्वेष भाव भी रंगमंच खत्म कर देता है विकास। क्या करेगा रंगमंच? रंगमंच में एक आपको पहले ग्रुप में इतनी प्योर बॉन्डिंग करना है कि हम सब एक विधा के लिए समर्पित होकर कार्य करेंगे। ऐसे भी विकास करेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेगा, और आप कष्ट में नहीं रहेंगे, आपको रोना नहीं आएगा। रोगे आप अपने हिस्से का मंच पे, हंसोगे आप अपने हिस्से का मंच पे। आपके जीवन में बस आप ऑब्जर्व करोगे संसार को, समाज को, देश को, परिस्थिति को, पुस्तकों को। तो रंगमंच तो मुझे ऐसा लगता है, मैं तो बहुत इसमें बोलने का अधिकारी भी शायद ना हूं, लेकिन सरकारों को इसमें विचार करना चाहिए कि सरकार का थोड़ा बजट खर्च होगा, लेकिन रंगमंच के अच्छा बहुत सी डिग्रियां हैं, जैसे कई लोग, मैंने मास्टर्स किया है, बेरोजगार हूं, ऐसे कई लोगों को रोजगार दें या जोड़ें, और बच्चों के लिए। और मुझे तो लगता है बड़े रंगकर्मी तक ऐसे हैं इस देश के, जो बच्चों की जब बात आती है ना, इस देश के विकास की जब बात आती है और कहीं कुछ सिखाना है किसी को, वो पैसे के लिए नहीं साहब, वो जान दे देंगे। ऐसा मुझे लगता है। आज की जो जेनजी जनरेशन्स हैं वो भी थिएटर में इंटरेस्ट ले रही, आप भी बहुत समय से थिएटर करते आ रहे हैं, इसमें अंतर क्या है? आज की जो जेनजी जनरेशन थिएटर कर रही है कि वो कहाँ तक थिएटर को ले जाएगी या किस दिशा में लेके जाएगी, क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आज का रंगमंच, क्योंकि मैं अपने गुरुओं से बहुत पुरानी बात, 60s की बात भी हमारे गुरु लोग सुनाते रहे हमें, और 10-12 साल से मुझे भी हो गया, और मैंने जिन लोगों के साथ किया वो बिल्कुल रमे हुए लोग हैं, रंगमंच में डूब के खुद को खो चुके लोग हैं। तो उन सबसे सीख के और वर्तमान में जो अपने जूनियर्स को या अपने साथियों को देखते हैं, तो एक बस अंतर लगता है, डेडिकेशन टुवर्ड्स थिएटर कम है, फिल्म ज्यादा है। लेकिन जब अपन प्रैक्टिकली रंगमंच और उनकी गुणवत्ता देखते हैं, तो उसमें मैं जिन लोगों को देखा है, मुझे बहुत कमतर या ऐसा कुछ नहीं भेद लगा। इवन टेक्नोलॉजी को यूज करने लगे हैं बच्चे भी नहीं कहेंगे, युवा टेक्नोलॉजी को यूज करने लगे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। बस मुझे एक रिक्वेस्ट उनसे रहती है कि आपको क्लियर होना पड़ेगा, फिल्म अलग विधा है, थिएटर अलग विधा है। हाँ, एक्टिंग एक ही मीडियम है, एक्टिंग दोनों मीडियम में करने वाला व्यक्ति एक है, वो कर सकता है, बहुत सरल भी है। दोनों, जो थिएटर करता है उसके लिए फिल्म सरल है, लेकिन ऐसा करना चाहिए कि यदि वो थिएटर कर रहे हैं तो उनको उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। फिर एक व्यक्ति ने मुझसे ये भी कहा था कि ये विधा आपको पलट के देगी, कभी तो देगी, और दोनों अच्छे हैं। मैं जनरेशन को यही मानता हूँ, जनरेशन जैसे आगे बढ़ रही है वो ज्यादा बेहतर होती जा रही है। यही मानव सभ्यता का विकास क्रम भी है, सब बेहतर होता चला जाएगा। हाँ, मोरल्स थोड़े कम हो रहे हैं, उनको बढ़ाना चाहिए। डिजिटल का युग है, सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही है, थिएटर को कैसे डिजिटलाइज प्रस्तुत किया जाए? नहीं, दोनों मीडियम ही अलग है। थिएटर है ही प्रदर्शनकारी कला, उसको डिजिटली जाना ही नहीं चाहिए, मर जाएगा वो। रंगमंच का प्रभाव क्या है? रंगमंच आपको ना तो बहुत बड़ा बनाता है, ना बहुत छोटा बनाता है, आप जो हो वो बनाता है। आपकी हाइट स्टेज पे आपकी हाइट रहेगी, सिनेमा में बढ़ जाएगी, टीवी में घट जाएगी, ओटीटी पे पिद्दी हो जाएगी। हाँ, वो बहुत सशक्त माध्यम है। सिनेमा जो है वो जैसा आपको दिखाएगा आप वैसा मान लोगे, तो वो जैसा परोस रहे हैं वैसा आप खाएंगे। लेकिन अपनी ये रंगमंच की खासियत क्या है? ये कल्पनाशीलता से भरी विधा है। ये मान लो मैंने कहा वो बजती हुई आइसक्रीम वाले की घंटी जा रही है, अरे वो देखो गुब्बारे वाला, तो सभी लोग उस गुब्बारे वाले को इमेजिन करेंगे जो उनने देखा है, उनका गुब्बारे वाला। तो आपको, अच्छा, जो लोग थिएटर नहीं गए ना, मैं आपके पॉडकास्ट से उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, वो एक बार कम से कम अपने जीवन में थिएटर का कोई प्ले देखें, लेकिन उसमें शर्त है, अच्छे व्यक्ति का अच्छा काम देखें, और फिर उस कंपेयर करें कि ज्यादा आनंद की बात कर रहा हूं मैं, इंप्रेस होने और इस सब की बात नहीं कर रहा। आनंद तो अलौकिकता का है ना, आनंद रंगमंच में है या सिनेमा में? सिनेमा के बड़े बड़े लोग कहते हैं कि जो आनंद इसमें है साहब, वो आनंद नहीं मिलेगा सिनेमा में। इवन मैं खुद सिनेमा से इतना प्रभावित हूं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, बचपन से जी सिनेमा देख के बड़े हुए हैं, लेकिन रंगमंच में जो आनंद है ना, उसको तो उसकी तुलना नहीं कर सकते। आप दोनों में क्या अंतर डिफाइन करते हैं, सिनेमा में और इसमें थिएटर में? थिएटर जो आपको एज एन एक्टर देता है, क्योंकि मैं सिनेमा में तो
हम लोगों की क्या क्षमता है कि वहां अभी काम कर पाए बड़ा, लेकिन सिनेमा में वो यात्रा ब्रेक होती है। जैसे स्टार्ट, रोलिंग, कैमरा, एक्शन, सीन किया, कट। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, आप पूरी जर्नी जी रहे हो, मन चल रहा है, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, आप रुकोगे नहीं, आप उस यात्रा में रहोगे। और इसमें आप एक चीज देखिए कि सिनेमा थोड़ा ज्यादा कृत्रिम है दोनों विधा कला की, वो ज्यादा कृत्रिम कह लें। और अपना ये जो है रंगमंच, ये आप देखिए विकास जी, आप किसान बैकग्राउंड से हैं जी। ऑर्गेनिक खेती जो अपने बाप दादा करते आए हैं वो है रंगमंच। रंगमंच और जो जैविक खाद और सब चीजों से फटाफट खेती या गमलों की खेती, ये है सिनेमा, यही है वेद। थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं या जो लोग थिएटर्स में आ रहे हैं, तो उनमें क्या गुण और विशेषता होनी चाहिए उनके अंदर? उनमें कोई गुण और विशेषता नहीं होना चाहिए। अच्छा। एक सामान्य हम और आप जैसा व्यक्ति हो, जो ये चाहता हो कि मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने जीवन को थोड़ा और एक्सपेंड करना है, अपने लाइफ में और अनुभव चाहने हैं, वो किसी भी रंगमंच के अच्छे व्यक्ति से, जो कहीं से प्रशिक्षित हो, जिसने अनुभव लिया हो, जो रंगमंच करता हो, उससे जुड़े और जहां है वहां रंगमंच करे। उसकी विशेषताएं स्वयं आ जाएंगी। अच्छा। जैसे परमात्मा से प्रेम करने की एक ही शर्त है, ये नहीं कि आप क्या हैं, आप कहाँ के हैं, आप कैसे हैं, आप ये धारण करो। हाँ, परमात्मा से प्रेम की एक ही शर्त है कि परमात्मा से प्रेम करो। एक और सवाल था थिएटर से जुड़ा ही, जो अक्सर लोगों के मन में भी आता है, जहन में भी आता है, थिएटर को करियर के रूप में कैसे विकास, ये थोड़ा सा कठिन है। जैसे मैंने आपसे कहा कि रंगकर्मी के जीवन में एक ही समस्या है, आर्थिक। अब वो आर्थिक समस्या को कैसे सुलझाया जाए? मेरे एक जो पहले गुरु थे प्रोफेसर सतीश मेहता जी, वो हमेशा यही कहते थे मुझसे कि बेटा, रंगमंच को आय के लिए मत जोड़ने की कोशिश करना, ये कठिन से भी कठिनतम चीज है। आपको जॉब पे फोकस करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके आर्थिक संघर्ष जहां शून्य होते हैं, वहां आप दिल से रंगमंच कर सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। बाकी सरकारी कई अनुदान मिलते हैं, सरकारें बहुत सपोर्ट करती हैं रंगमंच को, हालांकि उसमें कई समस्याएं भी आती हैं एक सरल व्यक्ति को, लेकिन सबसे सरल माध्यम जो सर ने बताया था वो मैं बताता हूँ। आप जॉब करिए और उसके साथ रंगमंच करिए, क्योंकि हिंदी रंगमंच, विशेषकर मराठी में तो हम लोग सुनते हैं कि बहुत टिकट और प्रोड्यूसर्स होते हैं उसमें। हिंदी रंगमंच, हिंदी हमारी ऑडियंस जैसे आपकी ऑडियंस भी आए, यदि कहीं रंगमंच देके टिकट खरीदे, फ्री पास, फलाने का फोन, ये सब ना करे तो पैसा आएगा और फिर हो सकता है करियर अपॉर्चुनिटी बने। अभी नहीं है, अभी आप स्वयं के लिए करें, यही अभी उसकी एक शर्त है। बाकी जैसे मेरी पत्नी है, वो जॉब करती हैं, तो मुझे आर्थिक एक सिक्योरिटी है, वो मदद करती हैं, वो ही संभालती हैं घर। तो ऐसा हो फिर, या आपकी पत्नी या आपके परिवार में कोई जॉब करता हो और आपको फ्रीडम हो, परिवार को उससे असर ना पड़ता हो। बाकी मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा किसी से, मैं तो नहीं कह पाऊंगा कि आप सब कुछ छोड़ के रंगमंच करिए, नहीं। क्यों करिए भाई, आप कलेक्टर हैं क्या? आप पूरा दिन अच्छे से कहीं काम करिए, पैसे कमाइए और फिर शाम को रंगमंच करिए। और यदि आपको टोटली रंगमंच करना है तो कुछ साल करिए, सीखिए, खुद को मांझ लीजिए और उसके साथ फिर रंगमंच करिए। भोपाल में बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट जॉब करते हैं, तो उनको आर्थिक सिक्योरिटी हो गई। उसके बाद वो जब रंगमंच करेंगे तो उनको ये नहीं देखना पड़ेगा कि घर जाके क्या सब्जी बनेगी, घर जाएंगे खाना बना मिलेगा। क्योंकि ये तो समस्या है देखिए, और इसका समाधान अभी 10 साल में, 5 साल में निकलेगा, ये भी नहीं दिखता। तो सबसे अच्छा है आप जॉब की तैयारी करिए, जॉब करिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम करिए और उसके साथ रंगमंच करिए और रम जाइए उसमें। कुछ चीजें आपके पर्सनल जीवन से, जब आप एक आयोजन में जाते हैं, वहाँ आपकी एक मित्र होती है और उनकी भी एक मित्र होती है, वहाँ आप उनसे कहते हैं कि हम ब्याह तो सही करेंगे, है ना? तो क्या इंसिडेंट? ब्याह नहीं, ब्याह। हाँ, क्या इंसिडेंट था वो? क्या हुआ, एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं दिल्ली की, उनका यहाँ कार्यक्रम था,
तो उस कार्य आयोजन में जब मैं गया तो मैं बैठा था और उस समय मेरे पड़ोस में मेरी एक दोस्त बैठी थी और उसके पड़ोस में उसकी एक दीदी बैठी थी। अच्छा। वो दीदी बोलती थी, तो मुझे वो दीदी, उसकी वाली दीदी बहुत अच्छी लगी। तो अच्छा, पुराना एक स्वभाव था कि जो है वो बोल दिया। इंट्यूशंस पे बहुत चलता था मैं, तो मुझे इंट्यूशन हुआ यार कितनी अच्छी लड़की है। मैंने उससे शो देखते देखते पूछा, मैंने कहा इसका क्या नाम है, क्या है भाई, बाद में धर्म पे जात पे लड़ाई ना हो हमारी। सही बात। तो मैंने कहा कि क्या नाम है इनका, तो उन्होंने बताया। तो मैंने कहा अच्छा ये पंडित है, हाँ हाँ, कहाँ की क्या है, सब पूछ लिया। तो उसको नहीं पता उसकी बात चल रही है, हमने ये तय कर लिया कि अपन इससे शादी करेंगे। अच्छा। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बोलो, बात करी। तो वो भयभीत हो गई क्योंकि उस समय मेरा जो लुक रहता था वो पूरा ब्राह्मण वेश, जिसको कह सकते हैं हिंदू वेश कह सकते हैं। ब्राह्मण वेश में भी उसको बांधना कटे बुरा है। हिंदू वेश की धोती है, कुर्ता है, त्रिपुंड है, शिव जी की उपासना थोड़ी ज्यादा ही करता था उस समय। त्रिपुंड है और शिखा भी रहती थी। तो उनको अब सिनेमा के कुछ लोगों ने ऐसा वेश को गुंडा वेश या विलन वेश की तरह प्रस्तुत किया, ये आप भी मीडिया के हैं जानते हैं। तो एक सामान्य आदमी के मन में ऐसा चित्रण हो जाता है कि अरे ये ऐसे बात कर रहा है, ऐसा वेश है, जबकि कितना सरल वेश है, हमारा भारतीय वेश है साहब। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि अपनो ब्याह हुए। अपनी बुंदेलखंडी भाषा में जब कहा, बोली में, तो वो सहम गई और चल दी। मैंने फेसबुक पे भी कनेक्ट करना चाहा, नहीं हो पाया। फिर उसके जो गुरु थी उनसे और उसके जो गुरुजी के पति थे उनसे संपर्क हुआ, बात हुई। उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि भोपाल के अच्छे बड़े बड़े कलाकार इसको बड़ा प्रेम करते हैं, और तो कुछ है नहीं इसके पास, लोगों का प्रेम ही है, प्रेम है जो है हमारे पास। तो उनने देखा कि बात करता है। तो एक दिन तय हुआ कि एक मंदिर में, क्योंकि मंदिरों वाले आदमी मंदिर पे ही रहता था मैं, एक मंदिर था भोपाल में उधर, तो उसमें तय हुआ कि मिलने आएंगी। वो करुणा धाम मंदिर जो अपना आश्रम है, बैठे, भगवान के दर्शन की, चर्चा करी। मैंने अपने पूरे जीवन का पूरा पास्ट अच्छा बुरा सब बता दिया, कहाँ दिल फेंके थे, कहाँ क्या हुआ था, सब बता दिया। अब वो ये सोचे कि अब बताती है वो, कि वो ये सोचे कि कैसा आदमी, क्यों बता रहा है, मुझे क्यों बता रहा है। तो सब बात हुई तो उसको भी धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, आदमी वो तो कहती है कि जेन्युइन हूं, अब मुझे नहीं पता। फिर धीरे धीरे दोस्ती हुई, ड्रामा स्कूल से पास हो गया फिर मेरा ग्रुप चालू हुआ तो जुड़ी रही। फिर मैं कुछ अलग काम चलते रहे, उससे सब जुड़े रहे हम लोग, मिलना जुलना भी था, पारिवारिक अच्छे संबंध बन गए। फिर मैंने उनके घर वालों से बात करी, अपने घर वालों से बात करी, तो थोड़ी सामान्य जो समस्याएं आई वो तो आई, लेकिन कुछ मेरे जीवन के जो सूत्रधार लोग रहे उनने उसमें सहयोग दिया। पिताजी, तो मेरे पिताजी ऐसे हैं कि विकास, उनने ये कह दिया था कि सबको प्रेम नहीं मिलता। अपने बच्चों, मेरे ससुराल में ये बोल दिया था उन्होंने कि सबको प्रेम नहीं मिलता, आज हम समर्थ हैं और हमारे बच्चों का प्रेम हम पूरा कर सकते हैं, तो साहब पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरे माता पिता और मेरे जीवन के जो सूत्रधार लोग हैं, संघ के कुछ प्रचारक हैं, जिनने मेरे जीवन को समस्याओं से मुझे प्रेरणा, इतना मोटिवेट किया है मुझे कि मैं कभी हार नहीं मान सकता जीवन, इस जीवन में कभी हार नहीं आएगी। उनने ऐसा सींचा है मुझे। दो प्रचारक रहे मेरे जीवन के, एक बिल्कुल माँ जैसे, एक बिल्कुल पिता जैसे, डांट के समझाने वाले। एक माँ जैसे, तूने रोटी खाई कि नहीं, पहली चिंता ये। अकेला रहता था, मंदिर पे रहता था, रिश्तेदारों ने घर से निकाल दिया था, तो तूने रोटी खाई कि नहीं, उनको ये चिंता होती थी। और उन लोगों ने, सबने जब सपोर्ट किया, सब जगह से बात हुई, तो अब तो आपको मुझे लगता है चाचा बनने का अवसर ही अगले महीने मिल जाएगा। क्या बात। इतने 3-3.5 साल हो गए ब्याह को, और बहुत अच्छा है, परमात्मा की कृपा है, बस हमारे गुरुजी की कृपा है। आज के युग में देखते प्रेम सब करते हैं, आपने प्रेम किया लेकिन उसे उस एक स्टेज तक लेके गए, ब्याह किया, और हाँ, तो क्या आप कहेंगे लोगों को? नहीं, प्रेम हमने उससे पहले भी कई किए। अच्छा। वो ब्याह तक पहुंचे नहीं, क्योंकि वो प्रेम थे नहीं। अच्छा। वो आकर्षण थे, और जब प्रेम होता है ना तो वो दूसरे लोगों को दिखता है। मेरे कई बैचमेट्स कहते थे, जो मुझको पहले से जानते थे, थिएटर वाले ऑब्जर्व बहुत करते ना, कि यार ये जो प्रेम है ये फेक है तेरा, और ये वाला जो है ना ये भुवांशु प्रेम है। तो ये पूरा जब सच्चाई है ना तो पूरा परमात्मा कराता है। हमारी औकात है क्या?
जो माता पिता ने हमारे सपोर्ट किया, जो लोग सूत्रधार बने जीवन के, जिन्हें प्रेरणा दी, उनने सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि उनको उसमें सच्चाई दिखी। उससे पहले सच्चाई नहीं थी, प्रेम अधूरे रह गए। क्या पुराने प्रेम बीत जाते हैं, कभी कभी वो भी याद आते क्या हैं, बात है, पर बहुत सुंदर। जो सच्चे रहते हैं वही जीवन में रह जाते हैं। मेरे साथ भी एक बड़ी दुविधा है, हाँ, प्रेम में और आकर्षण में मैं अंतर नहीं देख पाता हूँ, तो कैसे हाँ। करें कि कौन सा प्रेम है और कौन सा ठीक है, आकर्षण? बहुत सही। जब प्रेम आध्यात्मिक स्तर पे हो, उसको कैसे जज करेंगे? कि हमें उसके साथ रहने की जरूरत नहीं, हमें उसके शरीर की जरूरत नहीं, हमें उससे कोई बात नहीं करना, हमें उससे मतलब ही नहीं, बस हम उसका भला ही भला चाहें, हम उसका अच्छा ही अच्छा चाहें, उसे दूर से देख के भी हमारे अंतः मन में आनंद आ जाता हो, जी। वह है प्रेम। वो किससे होता है? आप अनुभव कर लो। माता पिता से होता है, भाई बहन से होता है, सगे संबंधियों से होता है, दोस्तों से होता है। दोस्त क्या करता है जीवन में उपद्रव के अलावा, ऊट पटांग हरकत के अलावा दोस्त क्या करते हैं? मेरे किसी दोस्त ने, मेरा आज तक कुछ ने देखे हैं, अज्जू वगैरह को मैं नहीं कोट करूंगा, अभिजीत भी आया है नाटक देखने, लेकिन एक दो कितने नाटक किए मैंने, वो नाटक नहीं देखते। क्यों? सपोर्ट पूरा है साहब, हम आएंगे नहीं नाटक देखने। तो दोस्त क्या करते हैं? एक बिना कहे, बिना स्वार्थ, बिना कुछ का रिश्ता, तो वो प्रेम है उसके बीच में। वैसे ही जब लड़की है, उसके प्रति आपको, हमें तुम्हारी देह की जरूरत नहीं, हमें तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं, हमें तुमसे किसी काम की जरूरत नहीं, बस तुमको देखना अच्छा लगता है, बस तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, तुम्हें चाहना अच्छा लगता है। यदि ये है तो वो प्रेम है। और वो जैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस पे आप आते हो ना, तब ज्यादा समझ में आता है कि तब प्रेम परिवर्तित किसी और में हो गया और प्रेमिका नंबर 2 हो गई, या नहीं अभी भी वो याद है, उसके कारण घोड़ों की लगाम खींच दी तो प्रेम हो गया, और घोड़े स्वतंत्र घूम रहे हैं तो प्रेम नहीं है। खैर, सबकी किस्मत आपकी जैसी नहीं होती है कि प्रेम। अपन तो ये मानते हैं। एक आपको उदाहरण भी देता हूं मैं। बॉल है, आपको प्रेम मतलब सॉलिड वॉल, ठीक है? आप एक बॉल या एक पत्थर लो, बॉल ले लो, कॉर्क की बॉल ले लो, और मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, जहां जहां शीशे होंगे वो सब टूट जाएंगे, और जहां दीवार होगी वो बॉल वापस आ जाएगी। तो जो कच्चे रिश्ते हैं ना, वो समय की मार में, थोड़े से उतार चढ़ाव में, पैसों की कमी में, बदनामी में, वो रिश्ते टूट जाएंगे। वैसे ही प्रेम भी, रिश्ते भी टूट जाएंगे। और जो सच्चे रिश्ते हैं, उनको आप बॉल भी मारोगे ना तो पलट के वापस स्लो ही आएगी, प्रेम ही करेगी, साथ ही रहेगी। वो है प्रेम, और वो परमात्मा ही देता है, उसी से मांगना है। और हाँ, जीवन में होगा तो रहेगा, नहीं तो आकर भी चला जाएगा, वो वाली बात है। थिएटर करते करते आप राजनीति में जाना चाहेंगे आगे? कभी नहीं, कभी नहीं। एक हमारे गुरुजी कहते थे, राजनीति में और अपने, देखिए राजनीति बहुत अच्छा मीडियम है, लेकिन राजनीति के लिए आपको जितना, थोड़ा झूठ तो बोलते ही हैं, ज्यादा ही झूठ बोलते हैं लोग, वो रंगमंच में नहीं हो पाता। रंगमंच में अभिनेता एज एन एक्टर झूठ बोलता है और विश्वास दिलाता है कि झूठ है, लेकिन वो सामान्य जीवन में झूठ नहीं बोल पाएगा, नहीं तो उसका अभिनय मर जाएगा। इसलिए राजनीति तो अपन, हाँ राजनीति के अपन सपोर्टर हैं। राजनीति पे गहरी पकड़, राजनीति की जानकारी, राजनीति की समझ, ये अभिनेता में, डांसर में और सब में होना इसलिए जरूरी कि आप रहते तो समाज में हो। समाज किससे चलेगा? कलाकारों से नहीं चलता। समाज को दिशा देते हैं समाज के नेता। अच्छे बुरे कैसे हैं वो तो बात की बात है, समाज के नेता, तो आपको उनकी समझ होना चाहिए, लेकिन जाना जरूरी थोड़ी है। अपने विचार के लोग राजनीति में हैं, अपन उनको सपोर्ट करो, बात खत्म। अपन ही को क्यों जाना है? ये तो है। आपके फेवरेट पॉलिटिशियंस कौन है वर्तमान में? तो हमारी, जब हम बालिग हो रहे थे और वोट दे रहे थे और प्रभावित हो रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी प्योर, वैसे अन्ना हजारे जी से मैं बहुत प्रभावित रहा पहले, और बचपन में अटल जी से घर के लोगों की बात सुन सुन के प्रभावित होते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो है ना, हमारे पिताजी तो कहते हैं कि देखो आप, साधु है वो, और दिखता है भैया वो साधु हैं। और ऐसा व्यक्ति जब राजनीति में है तो मन खुश होता है। गाली खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देखिए आप 100% अच्छा कोई नहीं कर सकता, आप में या कोई भी नहीं कर सकता। यथासंभव अच्छा तो वो कर ही रहे हैं ना, जितना बन पड़ता है आदमी परिस्थिति देख के कर रहे हैं ना, ऐसा हमको लगता है। और मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है। और
कई लोगों को मैं पसंद करता हूं, जैसे वाकपटुता में आप देखेंगे तो शशि थरूर भी मुझको अच्छे लगते हैं। और अभी पिछले 1.5 साल से राहुल गांधी का भी मुझ पे बहुत बहुत इम्प्रेशन है, क्योंकि आप देखेंगे कि हो सकता है वो प्रधानमंत्री पे सब लोग उनको कंपेयर करते हैं ना कि पीएम बनेंगे, लेकिन आप एक नॉर्मल पॉलिटिशियन के तौर पे ही देखेंगे, वो यात्राएं कर रहे हैं और वो जो बन पड़ रहा है, देखिए उनका बैकअप हो सकता है उतना समझदार ना हो, जेन्युइन लगते हैं वो थोड़े। हाँ, अब क्योंकि उन पे फैमिली बर्डन है, उनकी फैमिली ने जो अब अपने परिवार के भी कई लोग मीसाबंदी में बंद रहे ना, तो वो सब है वो पार्टी, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है। हाँ, शिवराज सिंह चौहान जी, मामा, वो जो पब्लिक से जुड़ाव है उनका, वो प्रभावित करता है। तो ऐसे कई राजनीति में बहुत लोग पसंद है मुझे, इवन मैं बहुत लोगों को सुनता भी हूँ, रेगुलर बेसिस पे सुनता रहता हूँ। तो है, पसंद तो है मुझे, पॉलिटिक्स को समझना पसंद है, क्योंकि वो आपको बहुत से कैरेक्टर्स देती है, बहुत से सिचुएशंस देती है। इवन वही सिचुएशन तो क्रिएट कर रहा है, पॉलिटिशियन ही तो कर रहा है, वो तो अलग ही नाटक है। हाँ। आपके फेवरेट एक्टर कौन है? मनोज वाजपेयी से अच्छा सिनेमा का एक्टर मुझे कोई नहीं लगता। इवन पहले तो मैं उनको नहीं जानता था, पहले तो अमिताभ बच्चन को देख के सब, हमारे यहाँ गांव में ही आती थी जी सिनेमा पे, शनिवार की रात अमिताभ के साथ, तो उस पर उनकी फिल्म्स आती थी। लेकिन मनोज वाजपेयी जी में जो चेंज करते हैं वो कैरेक्टर्स में, जो डेप्थ है उनमें, और सामान्य परिवार, सामान्य वेशभूषा, वो भी तो प्रभावित करती है ना अपन को, और सामान्य चेहरे मोहरे के व्यक्ति हैं, और उसके हिसाब से जब वो चेंज करते हैं, आप उनकी फिल्म्स में वेरिएशन देखिए ना, कहीं पॉलिटिशियन है, कहीं गरीब है, कहीं गुंडे हैं, कहीं सामान्य से एक प्रोफेसर है। तो वो जो वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स की उनके पास है ना, वैसी दिखती अपन को नहीं समझ में आता। और अपन को इंडियन एक्टर्स ही ज्यादा प्रभावित करते, क्योंकि पाश्चात्य की फिल्में भी बहुत देखी हैं, लेकिन भाषांतर के कारण शायद वो प्रभाव नहीं आता। और जैसी सेटल एक्टिंग वो करते हैं ना, वैसा हमारा समाज नहीं है भारत का। वो लोग क्या, जैसे थोड़ी स्लो, उनके शरीर भी स्लो मूव करते हैं, क्योंकि वो लोग जो है उनका ठंडा प्रदेश है, ऐसा हमारे गुरुजी बताते थे। और यहाँ जो है अपने जैसा हाव भाव करने वाला आदमी अपन को अच्छा लगता है ना। और फेमस में ना अल्लू अर्जुन, और वो कब से, जब आर्या आई थी उनकी, आर्य, हाँ, और स्कूल में हम लोग आर्या द लवर, अरे उसके जैसे बाल रखना चाहते थे। अब मेरे तो कर लिए हैं, तो वैसे तो नहीं होंगे जी जी, लेकिन वो बहुत प्रभावित करते हैं। और थिएटर में मुझे ऐसा कोई एक्टर अभी तक नहीं मिला जिसको मैं कहूं कि उसने मुझे मेस्मराइज किया हो। शायद क्योंकि हम जिस कालखंड में और जिस सीमित परिवेश में रहे, उसमें वैसे नहीं देखा हमने। लेकिन कुछ एक्टर्स, अब नाम भी नहीं लेंगे अपन, क्योंकि एकदम परफेक्टली ये नहीं कह सकते कि उनने फोड़ दिया, उनने कमाल कर दिया, ऐसा मुझे नहीं दिखा जितना सिनेमा के लोगों ने किया है प्रभावित। हाँ, अपने लोगों का काम अपन को अच्छा लगता है, वो अलग बात है, लेकिन हाँ, कुछ दिल्ली के एक्टर्स के काम देखा तो भी, मतलब ऐसा कि जो लोग सुनाते हैं ना कि अद्भुत, वैसा शायद हमारे कालखंड में ही कोई नहीं दिखा होगा, अद्भुत वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छे एक्टर्स तो बहुत हैं अपने भोपाल में, बहुत बड़े बड़े। हमारे गुरुजी आलोक चटर्जी जी मेस्मराइज कर देते हैं इस एज में भी। इवन आप यदि राजीव वर्मा सर, वो भी टीचर है मेरे और बहुत सिखाते हैं, साथ काम करते हैं। उनकी आप वैरायटी देखेंगे ना, लोग उनको जानते हैं सिनेमा से, मतलब देश भर में, लेकिन आप मध्य प्रदेश के रंगमंच में उनका योगदान देखिए। 1965 से थिएटर कर रहे हैं और 75 से तो एक्टिवली थिएटर कर रहे हैं। और जो वैरायटी ग्राफ की वो देते हैं ना उनकी एक्टिंग में, वो वही लोग देख सकते हैं जो उनका रंगमंच देखते हैं। जी, एक अंतिम सवाल, हाँ, यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे जो थिएटर्स में कर रहे हैं? थिएटर में जो लोग आना चाहते हैं या हैं, और यदि वो अपनी माने जी, तो अपन उनसे एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि भैया, इस विधा में दिल की विधा है, दिल लगाओ, समय लगाओ और डेडिकेशन दो, थोड़े से समय के लिए सही, और उड़ो मत। क्योंकि कई लोग ऐसे भ्रमित होके आते हैं कि बस नेक्स्ट अमिताभ, नेक्स्ट नवाजुद्दीन, नेक्स्ट पंकज त्रिपाठी तुम हो, उनकी बातों में मत आओ। यदि वो हो बना सकते तो वो खुद बन जाते। हाँ, मैं किसी को ये कहूं कि भाई फिल्म में चल जाओगे, ये बन जाओगे, मैं खुद नहीं बन जाऊंगा पहले।
भैया वो माध्यम अलग है, रंगमंच स्वांता सुखाय पहले है। आप खुद मजे में जीने लगोगे, आनंद अपने ब्रह्मसूत्र में शायद है आनंदमयो नित्यम, शायद 13वां। तो आप आनंद में रहना चाहते हो तो आपको आर्ट से जुड़ना चाहिए, लाइव जो कलाएं होती हैं उनसे जुड़ना चाहिए और डेडिकेटेड होकर जुड़ना चाहिए। फिर करियर में तो आप कुछ ना कुछ बनोगे ही, वो विधा तो आपको आशीर्वाद देगी। हमको नहीं दिया, जैसे हमको भी दिया तो है, लेकिन जैसे जो लोग चाहते हैं कि आप इतने बड़े आदमी बनो, तो सब थोड़ी पंकज त्रिपाठी बनने वाले हैं। तो इसलिए आनंद में अपना रहो, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, किसी गफलत में ना आओ, थोड़ी में मौज बनाओ। रंगमंच ऐसी विधा है। चलिए भुवनांशु शर्मा जी, बहुत सार्थक मैं से आपके पॉडकास्ट पे एक रिक्वेस्ट सबसे करना चाहूंगा। रंगमंच आपने देखा होगा जाति का, देश का, समाज का, भाषा का बंधन तोड़ देता है। वो आर्टिस्ट से आर्टिस्ट को जोड़ता है, देश अपना एक हो जाए। इसलिए आपने एक समस्या देखी होगी अपने समाज में, जाति का बंधन है। मैं आपके पॉडकास्ट से, अपनी कला से और सबसे एक ही चाहूंगा कि हमको यदि रंगमंच में किसी भी चीज में या देश को आगे बढ़ाना है ना, तो अपने रैदास जी ने एक लिखा है दोहा, वो लोग फॉलो करें। मैं आपको सुनाऊं? सुनाइए। जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात। जाति जाति में भी जात है, जैसे केले के पत्ते के अंदर पत्ते होते हैं। जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात। रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति ना जात। और इसी से रंगमंच बढ़ जाएगा, इसी से हम सब एक हो जाएंगे, इसी से ऑडियंस आने लगेगी, और जो अपने पूरे देश में प्रेम होगा ना, तो सब एकदम से बढ़ जाएंगे। आप देखना, कलाकारों को भी मजा आने लगेगा। तो सब अच्छा थिएटर करें, आप अच्छा पॉडकास्ट करो, और सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहे, मस्त रहे, मस्त रहे, प्रभु से प्रेम करते रहें, प्रेम करते रहे। क्या बात। चलिए भुवनांशु शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थिएटर के बारे में बहुत कुछ जाना, और आई थिंक जो यूथ इसको देखेंगे वो भी थिएटर के विषय में जानेंगे। फिर अगले किसी एक पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे, और फिर दोबारा अगर आप चाहें तो एक और पॉडकास्ट हम भुवनांशु शर्मा जी के साथ करेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों का भी।